लोकतंत्र का महापर्व चुनाव, दूसरे चरण का मतदान जारी है। देश भर में 88 लोकसभा क्षेत्रों पर लोग वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और अभी की जानकारी के मुताबिक बिहार में 9 बजे तक 10% लोगों ने मतदान किया है, जबकि यूपी में 12% मतदाताओं ने अपना मत डाल दिया है। इसके अलावा सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में तेज मतदान की सूचना मिल रही है। 16% लोगों ने सुबह 9 बजे तक वहां पर मतदान किया। छत्तीसगढ़ में 9 बजे तक 9% लोगों ने मतदान किया है, जबकि एमपी में 14% तक वोटिंग की सूचना हमें मिल रही है। तो दूसरे दौर के लिए मतदान जारी है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अशोक गहलोत जब वोट डालने के लिए पहुंचे, वैभव गहलोत जो कि उनके बेटे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी हैं जालौर से, वो भी आज वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वो जब वोट डालने के लिए पहुंचे थे उस दौरान की तस्वीरें हैं। शोभा करंदलाजे जब वोट डालने गई थी उस दौरान की तस्वीर आपके सामने है। बीजेपी के नेता हर्षवर्धन जो है श्रृंगला, वो भी वोट डालने के लिए गए। आर अशोक, पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को आप देख सकते हैं। यानी आम हो या खास, हर कोई आज बढ़ चढ़कर इस मतदान में हिस्सा ले रहा है। और एबीपी न्यूज भी अपने दर्शकों से अपील करता है कि आप भी लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बनिए। अगर आपके इलाके में मतदान हो रहा है, अब तक आप वोट नहीं डाल पाए हैं, तो यह पहला काम, पहली जिम्मेदारी आपकी है। आप जाइए और वोट जरूर डालिए। ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से देश के अलग अलग क्षेत्रों में, लोकसभा क्षेत्रों में मतदान जारी है। और इस बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, देश के संसाधनों वाले बयान पर राजनीति तेज है। बीजेपी ने मनमोहन सिंह का पुराना वीडियो जारी किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला हक है। यह बात पहले भी बीजेपी की तरफ से कही गई थी और बीच चुनाव एक बार फिर से बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो खुद ये बात कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस कहती है कि पहला हक मुस्लिमों का देश के संसाधनों पर, ओबीसी का हक छीनना चाहती है कांग्रेस, एससी एसटी का हक छीनना चाहती है कांग्रेस। I did not say the same thing. I said minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claims on the resources of the country. I use the word all for all minorities, and I add कांग्रेस और इंडी गठबंधन का हिडन एजेंडा, छुपा हुआ एजेंडा है कि एससी, एसटी और ओबीसी का हक छीनकर मुस्लिमों को देना। कांग्रेस कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। दिसंबर 2006 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था, और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि we will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on resources. मनमोहन सिंह जी ने यह बयान गलती से नहीं दिया था, बल्कि जानबूझकर दिया था, क्योंकि अप्रैल 2009 में फिर से मनमोहन सिंह ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक प्रश्न के जवाब देते हुए फिर अपने बयान को सही ठहराया और कहा कि माइनॉरिटीज का, खासकर मुस्लिमों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और उनको संसाधनों, देश के संसाधनों पर पहला हक होना चाहिए। कांग्रेस की एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों पर डाका डालने की यह आदत बहुत पुरानी है। तो बीच चुनाव अगर ये बात कह रहे हैं जेपी नड्डा, तो उसका क्या अर्थ है, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे और अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में क्या चल रहा है वो भी आपको बताएंगे। जैनेंद्र कुमार हमारे साथ केरल के वायनाड से जुड़े हुए हैं, अभिषेक उपाध्याय उत्तर प्रदेश के नोएडा से हमारे साथ मौजूद हैं, आशीष कुमार सिंह कर्नाटक में बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ गए हैं और नीरज पांडे दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा इस सवाल के साथ कि अभी दूसरे चरण का मतदान चल रहा है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मीडिया के सामने आकर अगर कांग्रेस की वो पुरानी बात एक बार फिर से याद दिला रहे हैं, इसका मतलब क्या निकाला जाए, इसमें बड़ा अर्थ क्या देखते हैं आप? बहुत सीधा सा मतलब है, चुनाव का समय है, सेकेंड फेज है, वोटिंग चल रही है, उस समय ये बात सामने लाने का सीधा सा आशय ये है
कि बीजेपी एक मैसेज देना चाहती है कि कांग्रेस का ये इतिहास रहा है और बीजेपी इसको लगातार मुद्दा बना रही है। देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जो बातें कही हैं वो भी एक मुद्दा है, और ये सारे मुद्दे इसीलिए हैं ताकि ये मैसेज जमीन पर जाए। और कांग्रेस की यहाँ पर जो सिचुएशन है, जिसे एक अंग्रेजी में कहते हैं कैच 22, वो वाली सिचुएशन है, क्योंकि कांग्रेस ना तो ये कह पा रही है कि ये जो जो जो, जो अल्पसंख्यकों की बात बीजेपी लगातार कह रही है, मुसलमानों के पहले हक की बात कर रही है, मुसलमानों के पक्ष में कांग्रेस से उम्मीद बीजेपी कर रही है कि वो कुछ बयान दे, लेकिन कांग्रेस वो नहीं दे पा रही है। कांग्रेस इसका खंडन कर रही है कि हमने ऐसा नहीं किया है। तो कुल मिलाकर के इस खंडन करने की प्रक्रिया में ही ये मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है। ये मामला जितना तूल पकड़ेगा अखिलेश, उतना ही बीजेपी की जो सोच है वो ये बताती है कि उसके वोट बैंक तक मैसेज जाएगा, और कांग्रेस का जो अपना वोट बैंक है वहां भी एक मैसेज जाएगा। तो इस तरह से जिसे कहते हैं कि 20 से जो डिवीजन होता है वोट बैंक का, ये उसी की एक कड़ी दिखाई दे रही है। ठीक है, अब चलते हैं जरा नीरज पांडे के पास। बीजेपी से जुड़ी खबरें नीरज अक्सर आप तक पहुंचाते रहते हैं। नीरज, कुल मिलाकर क्या यह कहा जा सकता है कि बीजेपी का प्रयास यह है कि बुनियादी मुद्दों से अलग हटकर जज्बाती मुद्दों को चुनाव के केंद्र में लाया जाए? देखिए अखिलेश, चुनाव में राजनीति में हर बयान का अपना महत्व होता है और कोई भी बयान खत्म नहीं होता। राजनीति में हर बयान, हर घटना का इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से करती हैं। भारतीय जनता पार्टी भी एक राजनीतिक दल है और इससे पीछे नहीं है। ऐसे में जब राहुल गांधी खुद मंचों से टैक्सेस की बात कर रहे हों, गरीबों को जो है दूसरे लोगों की संपत्ति देने की बात कर रहे हों, जब मनमोहन सिंह, तब उस समय मनमोहन सिंह के पुराने बयान को भारतीय जनता पार्टी ला रही, तो इससे साफ संकेत है कि वो एक मैसेज देना चाहती है कि दरअसल परसेप्शन की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है और विपक्ष क्या चाहता है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। राजनीति में दूसरे के बयान को हथियार बनाकर अपनी बात रखना, यही तो राजनीति है, और भारतीय जनता पार्टी भी वही कर रही है। और निश्चित रूप में आज जब चूंकि सेकेंड फेज की वोटिंग चल रही है, ऐसे में ये बयान सामने, ऐसे में पुराने बयान को भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से सामने लेकर आना और इसको ये बताने की कोशिश है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी ही इकलौती ऐसी पार्टी है जो बहुसंख्यक समाज का भला सोचती है, बहुसंख्यक समाज के बारे में सोचती है। और कांग्रेस की जो राजनीति है वो मुस्लिम सेंट्रिक रही है, मुस्लिमों के इर्द गिर्द रही है, और ये अगर सरकार में आ गए तो आने वाले समय में भी ऐसा ही करेंगे। ऐसा चलिए, मैं आऊंगा नीरज, आगे भी आपसे हम बातचीत करेंगे। जैनेंद्र के पास भी वायनाड चलेंगे, आशीष हमारे साथ बेंगलुरु से हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन अभी चलते हैं जरा पहले भागलपुर। वहां से अजीत शर्मा चुनावी मैदान में है, अपने परिवार के साथ वो पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर आप देखिए, जब पूरे परिवार के साथ खुद वो वोट डालने के लिए पहुंचे, वहां पर क्या माहौल था। निधि वहीं पर मौजूद है, हमारी सहयोगी, उन्होंने बातचीत की है। दूसरे चरण में भागलपुर में आज मतदान सुबह 7 बजे से चल रहा है और मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी अजीत शर्मा, उनकी पत्नी विभा शर्मा और उनकी बेटी नेहा शर्मा तीनों मौजूद हैं। और पहली बार आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अजीत जी, आपसे मैं शुरुआत करूंगी, लेकिन मुझे लगता है सबसे पहले महिलाओं से शुरुआत करनी चाहिए। मैम, आपके लिए जब पहले तो आप इंक फिंगर दिखा दें, चूँकि आप सभी ने वोट कर दिया है, घर पहुँच चुके हैं आप लोग। विभा शर्मा जी, आप वोटर हैं यहाँ के, आपके लिए सबसे ज़रूरी मुद्दा क्या है? हवाई जहाज या और बुनकर का मुद्दा। बतौर वोटर यहाँ, चूँकि आपके पति विधायक भी रहे हैं अजीत जी, और इस बार लोकसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं, सबसे पहले तो किस तरीके का उत्साह यहाँ देखती हैं वोटर्स में? अभी तो मैं सवेरे गई थी तो अच्छा उत्साह था और उम्मीद करते हैं रहेगा भी, क्योंकि जनता जागरूक है, अपने वोट के अधिकार को समझती है, और मैं यही अपील करूंगा कि सब घर से निकले और वोट करें। नेहा जी, मैंने देखा कि आप प्रचार प्रसार के लिए भी आखिरी दिन आई थी, लोगों से आप मुलाकात की, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? किस तरीके का आपको फीडबैक मिला? मुझे हर बार प्यार मिलता है। आई एम ओवरवेल्म्ड विद ऑल द लव, रिस्पेक्ट एंड वार्मथ दे गिव मी हियर। आई थिंक मेरा एक सोल कनेक्शन है, बिकॉज ऑब्वियसली मैं यहाँ से पली बड़ी हूँ, सो आई फील दैट विल ऑलवेज बी देयर। जो लोग जो भी बातें करें, मैं हर वक्त यही आती हूँ। अभी होली पे यहाँ थी अपने पेरेंट्स के साथ, तो हर चीज़ का ढिंडोरा नहीं पीटना है। दिस प्लेस विल ऑलवेज बी सुपर स्पेशल टू मी, क्योंकि यहाँ से पली बड़ी हूँ। तो वो जो प्राइड है लोगों की आँखों में और वो जो हंसी रहती है उनके चेहरों पे, उससे मुझे बहुत गर्व फील होता है। और हर बार इसलिए आती हूँ क्योंकि वो वन ऑन वन इंटरेक्शन उनके साथ होता है, विच आई लव एंड आई चेरिश डीपली एंड आई हैव डीप ग्रैटिट्यूड फॉर इट। इस बार पिता चाहते थे कि बेटी चुनाव लड़े और उन्होंने कई बार पब्लिकली मंशा जाहिर भी की थी,
तो ऐसा क्या हुआ कि आप चुनाव नहीं लड़े? क्या आपने मना कर दिया या कोई और वजह? आई फील ही इज़ वेरी वेल केपेबल, काम कर रहे हैं जी। हाँ, मुझे लगता है कि डैड बहुत केपेबल हैं, बहुत काम कर रहे हैं और लोगों में उनके लिए बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत फेथ है कि वो बहुत सारा विकास का काम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पे काम करेंगे, क्योंकि दीज आर द मेन इश्यूज जो यहाँ हैं। तो आई फील वन ऑन वन जो ये लोगों से मिल रहे हैं, मैंने देखा है वो हार्ड वर्क, तो आई फील अभी वो केपेबल हैं। तो आई एम हियर टू स्टैंड बाय हिम, सपोर्ट हिम एज अ प्राउड डॉटर, सो आई एम डूइंग दैट। पॉलिटिक्स में, खासतौर पर बिहार में यंग जनरेशन्स आगे हैं और इस बार भी लोकसभा चुनाव में कई नए जनरेशन यंग किड्स को मौका मिला है चुनाव में मैदान में उतरने का। कैसे देखती हैं आप इन चीज़ों को? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यंग लीडर्स आएँ, बट ऑफ कोर्स वही आए जो इसमें अपना डेडिकेटेड होके काम कर सके, बिकॉज इट्स सर्विस फॉर पीपल। तो जब आप लोगों की सर्विस कर सके फुल्ली 100%, तभी आना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि जब आप दो नाव में आपके पैर हैं, तो दैट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया। आई फील माई फादर इज़ अ वेरी डेडिकेटेड मैन, बहुत काम करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। तो मुझे लगता है कि आई विश एवरीबडी गुड लक, बिकॉज वी नीड यंग पॉलिटिशियंस, क्योंकि वो एनर्जी, वो एंथुजियाज्म जो उनके अंदर है, आई फुल्ली रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट दैट। एंड आई वुड लव टू टेल द पीपल कि उनको ही वोट करिए जिनसे आपको लगता है कि बदलाव आएगा। 2029 में क्या बिहार और भागलपुर की जनता चाहेगी कि नेहा शर्मा कम से कम कंटेस्ट करे? भागलपुर की जनता डिसाइड कर लेगी। भागलपुर की जनता को जो मन करेगा वो डिसाइड करेंगे। यू नो, वोटिंग इज़ अ पावर दैट दे हैव, कोई उनसे वोट छीन नहीं सकता, उनको जाके वोट देना है। आई विल आंसर दिस क्वेश्चन व्हेन द राइट टाइम कम्स। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। अजीत जी, आप लोकसभा चुनाव में इस बार पहली बार उतरे हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि यहाँ की जनता अजीत शर्मा को क्यों वोट दे? 3 बार 3 विधानसभा में हम विधायक रहे, 3 बार जनता ने चुना। उन्होंने मेरे काम को देखा कि मैंने ईमानदारी से जनता का काम किया है, जो भी विकास है सबके सामने है। जी, जो भी आया, चाहे गरीब अमीर, सबका मैंने समस्याओं को सुना और काम किया। मैं आपको बता दूं कि 90% डेज जब विधानसभा का सत्र चलता है तो मैं पटना होता हूँ, क्योंकि सत्र में जाना है। मीटिंग कोई होती है, मेरी कमेटी थी प्रत्यायुक्त समिति की, तो उसमें मैं जाता था। रेस्ट पीरियड आई वॉज विथ जनता के साथ रहता था। गलती से अंग्रेजी में निकल रहा था। तो फिर जनता, जो पूरे लोकसभा की जनता ने मुझसे दबाव बनाया कि आप लोकसभा का चुनाव लड़िए, चूंकि विकास करना है। जो आदरणीय अजय मंडल जी सांसद के बारे में बताया उन लोगों ने कि साहब वो 5 वर्षों में काम की बात तो छोड़िए, वोट मैंने दिया, जिताया, एक दिन मिलने नहीं आए किसी गांव में। और चलिए कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। आकाश आनंद वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, उस दौरान की तस्वीर भी सामने आ रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के राजनीतिक विरासत को संभालेंगे आकाश आनंद, ऐसा लगता है, ऐसे कयास भी हैं। उनके भतीजे हैं, देखिए तस्वीरें। बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है और मैं ये अपॉर्चुनिटी लेता हूं कि आप आपके सभी दर्शकों को बताऊं कि आप ज़रूर बाहर जाएं और वोट डालें। ये मेरी तरफ से बहुजन समाज पार्टी का प्रचार नहीं, बट आपका राइट है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आपको ये हक दिया है वोट डालने का। आपको जो सही लगे पार्टी, आप उसको वोट डालें। पर मैं बहुजन समाज पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर हूं, तो आपसे ज़रूर कहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी को इस बारी वोट डालकर यहाँ बहन जी को जिताने का काम करें। जिस तरह से देखा जा रहा है। तो आकाश आनंद को आपने सुना। राहुल गांधी का जो चुनाव है वायनाड वाला, वो भी आज ही के दिन है, वहां भी लोग मतदान कर रहे हैं। 2024 का महासंग्राम और इसके लिए दूसरे चरण का मतदान जारी है। देश भर में 88 लोकसभा क्षेत्रों पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से वोट की अपील भी की जा रही है। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आज इस मौके पर क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। देखिए, द्वितीय चरण में आज लोकसभा के 13 राज्यों के 89 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव आज सायंकाल संपन्न हो जाएगा। कुल मिलाकर के 191 सीटों पर आज सायंकाल तक चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी होगी। देश के अंदर जो उत्साह है, देश के अंदर लोगों के मन में
मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यों को लेकर के जिस प्रकार की उमंग है, एक सकारात्मक माहौल है, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों को जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और पूरे देश के अंदर फिर एक बार मोदी सरकार के संकल्प को पूरा करने में मदद मिलेगी। देश कार्य को देखना चाहता है और मोदी जी ने 10 वर्ष में देश को एक नई दिशा दी है। 10 वर्ष का उनका एक कार्यकाल देश भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास का यह एक स्वर्णिम युग है, स्वर्णिम कार्यकाल है। हर एक सेक्टर में देश ने कुछ नया करके दिखाया है और भारत आज दुनिया के अंदर एक धमक के साथ, तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भी स्थापित हुआ है। इसलिए उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और मेरा ये मानना है कि मोदी जी के नेतृत्व में 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार फिर से तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपने सुना, वो उत्तर प्रदेश जहां पर लोकसभा की सबसे अधिक 80 सीटें हैं। हर सीट का हाल, हर तस्वीर, उम्मीदवार, सब कुछ हम दिखाते रहेंगे आगे भी आपको। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबीपी न्यूज पर सबसे बड़ी कवरेज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर इस सबसे बड़ी कवरेज में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश आनंद हूं। दूसरे चरण का मतदान 88 लोकसभा क्षेत्रों में लोग इस वक्त अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इसके लिए लोगों के दिमाग में क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, ये तमाम खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं तस्वीरों के साथ। और ये देख सकते हैं, आपको जितेंद्र सिंह इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं वोट डालने के लिए जब वो पहुंचे हैं। ये जम्मू की तस्वीर आपके सामने है। केंद्र सरकार के मंत्री खुद भी मतदान करने के लिए पहुंचे और 370 के बाद, धारा 370 हटाए जाने के बाद पहला चुनाव वहां पर जिसमें लोग मतदान में हिस्सा ले रहे हैं बढ़ चढ़कर। खुद आप देख सकते हैं जितेंद्र सिंह भी मतदान केंद्र पर जब पहुंचे थे उस दौरान का यह दृश्य आपके सामने। उनके पीछे आप देख रहे हैं कतारबद्ध लोग बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं। तो क्या आम और क्या खास, हर कोई आज लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बन रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो जरा देखिए। ये जितेंद्र सिंह वाली तस्वीर आपने देखी। अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे वो भी मतदान करने पहुंचे। जोधपुर के वो रहने वाले हैं मूलतः, महामंदिर इलाके के, वहां मतदान केंद्र पर वो पहुंचे। उनके बेटे वैभव गहलोत जो कि जालौर से चुनाव भी लड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो भी मतदान में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। पप्पू यादव जो कि पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जब वो मतदान केंद्र पर पहुंचे थे उस दौरान की तस्वीर आपके सामने। शोभा करंदलाजे के अलावा हर्षवर्धन श्रृंगला से लेकर तमाम अलग अलग नेताओं को भी आप देख सकते हैं। आर अशोक को भी आप देख सकते हैं। राहुल द्रविड़ भी नजर आए वहां पर मतदान केंद्र पर। और अब आपको जम्मू से एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं हमारे सहयोगी अजय बाचलू की। लोकसभा चुनाव के मतदान का आज दूसरा चरण है और आप देख सकते हैं कि किस तरह जम्मू में यहाँ पर ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। दरअसल चुनाव आयोग यहाँ पर लोगों की नज़र और लोगों की पार्टिसिपेशन को देखने के लिए और उसे रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पर ड्रोन का सहारा ले रही है और ड्रोन के ज़रिए यहाँ पर वो तस्वीरें ली जा रही हैं जो लोकतंत्र की सबसे सुंदर तस्वीरें हैं, जो लोकतंत्र के इस महापर्व की गवाह बनेगी। दरअसल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है यानी कि चुनाव आयोग है, वो इस तरह के ड्रोन्स को कई सारे पोलिंग स्टेशंस में उड़ा रहा है ताकि जिस तरह से लोग इस महापर्व में शामिल हो रहे हैं उसकी तस्वीरें ली जा सकें, ड्रोन की तस्वीरें ली जा सकें। और यहाँ पर लोगों का जज्बा जो है, लोग जिस तरह से इस महापर्व में शामिल हो रहे हैं उसकी तस्वीरें लेने के लिए यहाँ ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चुनाव आयोग के अधिकारी जो हैं वो हर एक पोलिंग बूथ पर जाकर इस तरह से यहाँ ड्रोन से तस्वीरें लेकर इन जो लोकतंत्र का महापर्व है इसकी तस्वीरें कैद कर रहे हैं। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बाचलू, एबीपी न्यूज़, जम्मू। तमाम बयान भी सामने आ रहे हैं अलग अलग दलों की तरफ से। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं बीबी श्रीनिवास, इस मौके पर क्या कह रहे हैं, हमारे सहयोगी आशीष ने उनसे बातचीत की है, सुनिए आप। मेरे साथ हैं यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीबी श्रीनिवास जो अभी बेंगलोर में यहाँ पर पीछे उनका पोलिंग सेंटर है जहाँ वोट डाल के हैं। पहले तो वोट साइन दिखा दें प्लीज आप लोग।
है ना। एक तरफ मैं सुन रहा था कि आप लोग चोम्बू की बात कर रहे हैं, दूसरे इश्यूज़ यहाँ पे उठा रहे हैं। पहला सवाल मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहता हूँ, बीजेपी ने अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है जिसमें 2009 की डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने रखी है, जिसमें वो कहते हैं कि रिसोर्सेस और पहला हक मुसलमानों का है, खास करके गरीब मुसलमानों का। बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है, बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है, बीजेपी के पास प्रोपेगेंडा है। और इनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चुनाव के टाइम पे मनमोहन सिंह जी का पुराना इनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वो वीडियो लेके आके सारे बीजेपी देश का जनता को कहीं ना कहीं दिमाग घुमाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो होगा नहीं है। क्यों? इस बार पूरा देश का जनता, युवा और संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए वोट देगा। और साथ साथ में जो कांग्रेस का जो गारंटी, कर्नाटक में जो 5 गारंटी है वो इम्प्लीमेंट 1 महीने में हुआ। जो अभी कांग्रेस का एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। वीवीपैट के मिलान की जो बात थी, वीवीपैट के मिलान की बात ईवीएम से, उस पर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला आ गया है। पर्चियों से मिलान की मांग को खारिज कर दिया गया है। तो आज दरअसल यह फैसला आना था, फैसला रिजर्व रखा गया था, आज के लिए सुनवाई पूरी हो गई थी। और अभी बड़ी खबर आ रही है, वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अहम फैसला। बीच चुनाव पर्चियों के मिलान की मांग की गई थी कि ईवीएम से पर्चियों की मिलान की जाए, और इस पर अब जो खबर आ रही है देश की सबसे बड़ी अदालत से कि यह मांग फिलहाल खारिज कर दी गई है। वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला, अहम फैसला। ईवीएम से मिलान की जो बात थी कि हर पर्ची की मिलान की जाए, वो वाली मांग खारिज कर दी गई है। आपको बता दें कि 2 जजों की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की और सुझाव यह दिया गया है और आपको बता दें एक और अहम जानकारी, एक अपडेट आपको दे दें कि सुझाव दरअसल चुनाव आयोग को यह दिया गया है कि आप बारकोड का इस्तेमाल कर सकते हैं वीवीपैट में, यानी इस पूरी प्रक्रिया को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, पारदर्शी बनाया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट का जोर नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर और अधिक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। अंकित, क्या अपडेट है? और देखिए अखिलेश, इस वक्त के लिए सबसे बड़ी खबर तो यही है कि चुनाव आयोग की जो दलील थी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना है, और जो तमाम लोग वीवीपैट और ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे उनको एक झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि 100% वीवीपैट और ईवीएम के नतीजों का मिलान नहीं हो सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक अहम निर्देश सामने आया है, वो निश्चित तौर पर काफी अहम है, और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सिंबल लोडिंग यूनिट को सील किया जाए, 45 दिनों तक सील रखा जाए। यानी कि जब वोट हो जाते हैं उसके बाद भी 45 दिनों तक सील रखा जाए, जब जो चुनाव होने हैं उससे पहले से लेकर के बाद तक सील रखा जाए। यह सुप्रीम कोर्ट का एक अहम आदेश है। क्यों? क्योंकि जो अक्सर जो है आरोप यही लगता था ना कि ईवीएम में बटन कोई और दबाया, वीवीपैट की पर्ची कोई और आई, इस तरीके के आरोप लगते थे जो सोशल मीडिया पे जो तमाम वीडियो वायरल होते थे। तो उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश ये दिया है कि जो सिंबल लोडिंग यूनिट होती है, यानी कि जो ईवीएम मशीन होती है जहां पर सिंबल लोड होते हैं, आपके पास आऊंगा, इस पर और ज्यादा विस्तार से जानकारी लेंगे, लेकिन एक और बड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा दें। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की जो मांग की गई थी, ये याचिका भी खारिज कर दी गई है। यानी 2 बड़ी खबरें सुप्रीम कोर्ट से। पर्चियों से मिलान की बात जो थी, ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों के मिलान की जो बात थी, वो वाली याचिका भी खारिज हो गई है, और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की गई थी, ये याचिका भी खारिज कर दी गई है। अंकित, अपनी बात पूरी कर लें। जी बिल्कुल अखिलेश, देखिए सबसे बड़ी जो उसमें जो दलील यही थी कि ईवीएम और वीवीपैट के ऊपर सवाल उठ रहे थे और कहा यह गया था कि बैलेट पेपर से चुनाव करवा लिए जाएं। लेकिन सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी भी सामने आई थी। सुप्रीम कोर्ट के जो सुनवाई कर रहे जजेस की बेंच है, उनकी तरफ से कहा गया था कि हमने वो दौर देखा है जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, और आज की तारीख में जब चुनाव आयोग की जो दलील थी उसमें यह भी कहा गया था कि आज की तारीख में जब जैसे ही 140 करोड़ मतदाताओं, 96 करोड़ मतदाताओं की बात होती है, 97 करोड़ मतदाताओं की, ऐसे में बैलेट पेपर से चुनाव करवाना आज की तारीख में अब मुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर वो होता है तो पता नहीं कितने दिन निकल जाएंगे नतीजों सामने आने में, और रही बात 100% पर्चियों का मिलान होने में, तो वो भी फिजिबल नहीं है। क्योंकि एक तरफ ईवीएम का रिजल्ट सामने आएगा, उसके बाद में पहले वाली व्यवस्था थी, क्या वही लागू रहेगी जो रैंडमली कुछ चयन किया जाता था और वहां से पर्चियों का मिलान किया जाता था? बिल्कुल अखिलेश, वही व्यवस्था लागू रहेगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि जो चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक दलील दी। दलील लेते हुए यह कहा कि अब तक चुनाव आयोग ने करीबन
4 करोड़ के आसपास वीवीपैट और ईवीएम के जो नतीजे हैं उनका मिलान किया है और कहीं पर गड़बड़ी नहीं पाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की ये दलील थी कि अब तक जो मिलान किए गए हैं करीबन 4 करोड़ डाटा का, वहां गड़बड़ी नहीं पाई गई है। और वो एक अहम दलील थी क्योंकि वैसे तो तमाम जो विपक्षी लोग थे, यानी कि वो लोग जो कि जो है वीवीपैट और ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे, वो लगातार ये कह रहे थे कि देखिए बहुत गड़बड़ी होती है, वीवीपैट में जो है पर्ची कोई और निकलती है, ईवीएम में बटन कोई और दबता है। लेकिन चुनाव आयोग का जो एक तरीके से जो जानकारी थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिलाई किया है और इसी वजह से इस वक्त के लिए सबसे बड़ी खबर यही है। कि दर्शकों को एक बार फिर से हम बता दें अभी की ये सबसे बड़ी खबर है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से ये अहम फैसला बीच चुनाव में आया है। आज दरअसल इसकी जो याचिका की सुनवाई हुई थी, फैसला सुरक्षित रखा गया था। सुबह 10:30 बजे का वक्त आज तय किया गया था जब यह फैसला सुनाया जाना था। और अभी की बड़ी खबर यह कि वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया है कि सभी याचिकाओं, ये सभी पर्चियों का मिलान नहीं किया जाएगा, पहली वाली व्यवस्था ही लागू रहेगी। और दूसरी अहम बात, बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की जो मांग की जा रही थी, उससे संबंधित याचिका जो दायर की गई थी, उसे भी देश की सबसे बड़ी अदालत ने खारिज कर दिया है। तो अंकित, इसका एक मतलब फिर यह भी निकलता है कि कुछ विपक्षी दल जो इसे एक बड़ा मुद्दा बना रहे थे, राजनीतिक मुद्दा भी बना रहे थे, उनके लिए फिर तो यह झटका है। देखिए, तमाम लोग जो लोग लगातार जो ईवीएम और वीवीपैट के ऊपर सवाल उठा रहे थे, उनको एक झटका तो जरूर कहा जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि जो व्यवस्था चल रही है वो ठीक है, उसमें खामी नहीं है, लेकिन उसको और कैसे दुरुस्त किया जाए उसका सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दे दिया है। और वो निर्देश यही दिया है कि जहां पर जो सिंबल लोडिंग जो मशीन होती है, जहां पर सिंबल लोड किए जाते हैं, सिंबल लोडिंग यूनिट, उसको सील किया जाए 45 दिनों के लिए। वो इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर किसी को कोई शंका है तो उसका निवारण किया जा सकता है 45 दिनों के भीतर। लेकिन जिस तरीके से तमाम लोग ये कह रहे थे, तमाम सुप्रीम कोर्ट में पार्टीज आई थी कि ईवीएम और वीवीपैट को हटा देना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली मांग उसको खारिज कर दिया। दूसरी मांग जो महत्वपूर्ण ये थी कि अगर बैलेट पेपर से नहीं हो रहा है तो ईवीएम और जो है वीवीपैट के नतीजों का 100% मिलान हो। सुप्रीम कोर्ट ने उस मांग को भी खारिज कर दिया है। यानी साफ तौर पर जो प्रक्रिया अभी अपनाई जा रही है, चुनाव वैसे ही होते रहेंगे। लेकिन एक निर्देश साफ है सुप्रीम कोर्ट का और वो ये है, एक और अपडेट आया है अखिलेश, अपडेट आया है सहयोगी निपुण सहगल के हवाले से कि रिजल्ट घोषित होते ही 7 दिनों के भीतर उम्मीदवार दोबारा जांच की मांग कर सकता है। ये लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने उस शंका का निवारण भी कर दिया है कि रिजल्ट घोषित होते ही अगर उम्मीदवार को लगता है कि वो नतीजा सही नहीं है तो वो दोबारा वोटों की गिनती की मांग कर सकता है 7 दिनों के भीतर। माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी की जांच इंजीनियर करेंगे, यानी कि जो उसमें जो ईवीएम और वीवीपैट में माइक्रो कंट्रोलर होता है उसकी जांच इंजीनियर करेंगे। इस जांच का खर्च उम्मीदवार को करना होगा। अगर गड़बड़ साबित हुई तो पैसा वापस मिलेगा। ये लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा निर्देश जिससे अब तो जो लोग सवाल उठाते थे शायद उनको भी जो है सोचना पड़ेगा कि सवाल उठाएं या ना उठाएं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया है कि अगर किसी को शक है तो वो 7 दिनों के भीतर दोबारा जांच करवा सकता है। माइक्रोचिप जो माइक्रो कंट्रोलर की जो मेमोरी है उसकी जांच इंजीनियर करेंगे। अगर वो दावा सही पाया गया कि गड़बड़ी है तो वो जो जांच का पैसा होगा वो वापस हो जाएगा, वरना वो पैसा जब्त हो जाएगा। या जो अभी की बड़ी खबर हम ये कह सकते हैं कि जो पहले वाली व्यवस्था थी वही व्यवस्था लागू रहेगी, लेकिन उसमें कुछ और सुधार किया गया है। इस व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सुझाव दिए हैं, यह माना जाए। बिल्कुल अखिलेश, यही कहा जा सकता है कि देखिए अभी तक आरोप क्या लगते थे, मैं राजनीतिक तौर पर भी बात कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको राजनीतिक तौर के बयानों से भी जोड़ रहा हूं। आरोप ये लगते थे कि धांधली हुई है ईवीएम और वीवीपैट में। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां निर्देश दे दिया। निर्देश क्या दे दिया कि 45 दिनों तक आप सिंबल जो है लोडिंग यूनिट को जो है सीज रखेंगे या उसको जो है एक तरीके से सुरक्षित रखेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज, जैसे ही फैसला आता है, किसी भी उम्मीदवार को, किसी भी पार्टी को लगता है कि ये गलत फैसला है तो वो मांग कर सकती है कि उसका जब पुनर्मिलान किया जाए, पुनर्जांच की जाए, दोबारा जो नतीजे होंगे उसके लिए जो बाकायदा माइक्रो कंट्रोलर की जो मेमोरी है उसकी जांच इंजीनियर्स करेंगे कि क्या कहीं छेड़छाड़ हुई है। अगर वो सही पाया जाता है तो फिर खर्चा जो है उम्मीदवार को वापस करना जाएगा, और नहीं पाया जाता है ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात। अंकित, एक और सवाल है। सवाल यह है कि जो याचिका खारिज की सुप्रीम कोर्ट ने कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, जो मांग की गई थी, उस याचिका को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इसका मतलब है कि देश की सबसे बड़ी अदालत इस पूरी व्यवस्था से, मौजूदा व्यवस्था से पूरी तरीके से आश्वस्त है कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है।
बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी भी है, फैसले में एक टिप्पणी भी है, उसमें यह भी कहा गया है कि अगर हम अपनी मौजूदा व्यवस्था के ऊपर इस तरीके से आंख बंद करके जो है सवाल खड़े करने लगेंगे तो उससे तो संदेह पैदा होते जाएंगे और ऐसा नहीं किया जा सकता। आप आंख मूंद करके किसी भी व्यवस्था के ऊपर सवाल नहीं खड़े कर सकते जब तक आपके पास में कोई ठोस आधार ना हो। यानी कि साफ तौर पर आपका यह कह देना कि धांधली हुई है बिना किसी ठोस आधार के, आप पूरी व्यवस्था के ऊपर सवाल नहीं खड़े कर सकते, और अगर ऐसा करते हैं तो पूरी व्यवस्था ही चरमरा सकती है। चलिए सर, अभी चुनाव चल रहे हैं और इस तरह का फैसला आया है, किस तरीके से देखते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में देखना चाहिए था कि जिस तरह की शिकायतें लगातार पहले चरण में मिली थी, दूसरे चरण में भी लगातार शिकायतें आ रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेशों में उन्हें नहीं दिया। देखिए, हम लोगों का ये कहना था कि ये ईवीएम जो हैं इनमें एक प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है, क्योंकि सिंबल लोडिंग करी जाती है और इसलिए इनको इनमें एक प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है, क्योंकि सिंबल लोडिंग करी जाती है और इसलिए इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है अगर आप कोई उसमें मैलिशियस प्रोग्राम डाल दें। और इस वजह से ये ज़रूरी है कि जो वीवीपैट है उसका पूरा पेपर ट्रेल का ऑडिट होना चाहिए, सारे वीवीपैट स्लिप्स को काउंट करना चाहिए। और क्योंकि वीवीपैट में भी काला शीशा लगा दिया गया था, तो इस वजह से हम लोग ये कह रहे थे कि या तो उसका ट्रांसपेरेंट शीशा करिए और या नहीं तो उसको जो स्लिप जो प्रिंट होती है वोटर के हाथ में देकर और उसको उसमें बैलेट बॉक्स में डालकर और उसकी काउंटिंग कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगें को ठुकरा दिया है और ये बोला है कि अच्छा, इलेक्शन कमीशन इसको एग्जामिन करे कि सारे बैलेट पेपर्स पर अगर हम वो डाल दें मार्क, उस पर मार्क डाल दें, जिसको बार कोड जिसको कहते हैं, बार कोड डाल दें, तो उसकी फिर मैकेनिकली मशीन से काउंटिंग हो सकती है कि नहीं, इसको एग्जामिन करें। और दूसरा उन्होंने ये बोला है कि सिंबल लोडिंग यूनिट जो होती है, जिससे सिंबल लोडिंग कंस्टिट्यूंसी बाय कंस्टिट्यूंसी करी जाती है, उसको कम से कम 45 दिन तक चुनाव सील करके रखा जाए और चुनाव के बाद कम से कम 45 दिन तक रखा जाए, जिससे कि अगर कोई इलेक्शन पिटिशन फाइल होती है, कोई उसकी कोर्ट मांग करता है तो उसको देखा जा सके। तीसरी बात उन्होंने ये बोली है कि जो इसमें इलेक्शन कमीशन ने बोला कि नहीं, इसमें जो मेमोरी होती है वो तो चिप में बर्न्ट होती है, और तो कोर्ट ने ये बोला है कि जो भी बर्न्ट मेमोरी है उसमें 5, हर असेंबली कंस्टिट्यूंसी में 5 ईवीएम यूनिट्स की बर्न्ट मेमोरी को एग्जामिन करने का नंबर 2 या नंबर 3 कैंडिडेट दरख्वास्त दे सकता है और उसको फिर एक टेक्निकल टीम एग्जामिन करेगी, लेकिन उसका खर्चा उस कैंडिडेट को देना होगा जो उसकी मांग करता है। ये कह के उन्होंने ये सारी पिटिशन डिस्पोज ऑफ कर दी। प्रशांत सर, चूंकि अभी चुनाव चल रहे हैं और अभी 7 चरण का चुनाव है, इंग्लिश में हम बोल देते हैं। सो टुडे द सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड इट्स जजमेंट ऑन ईवीएम एंड प्रशांत भूषण को आपने सुना, याचिकाकर्ता के वकील हैं और इस मामले में जांच का खर्च उम्मीदवार उठाएगा। अगर दोबारा से जांच की मांग की जाती है, काउंटिंग की मांग की जाती है, तो आपको बता दें कि नतीजे के 7 दिन बाद तक जांच संभव है। ये एक नई बात निकलकर सामने आ रही है, लेकिन पहले की जो तमाम प्रतिक्रियाएं थी उसी तरीके से यह चीज लागू रहेगी। यानी बैलेट पेपर से जो चुनाव की मांग की जा रही थी वो वाली याचिका खारिज कर दी गई है और वीवीपैट से ईवीएम मशीन में जो पर्ची के मिलान की बात थी उस मामले में भी पहले से जो प्रतिक्रिया जारी थी, रैंडमली अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से कुछ ईवीएम मशीन में यह जांच की जाती थी, वही वाली व्यवस्था लागू रहेगी। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, इस मामले की दोनों याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं और इसे सरल भाषा में हम समझते हैं अपने सहयोगी निपुण सहगल से। इस सुनवाई के दौरान भी वो मौजूद थे, आज जब फैसला आया तब भी वहां पर मौजूद थे। निपुण, बताइए, दर्शकों को समझाइए आज के फैसले का मतलब क्या है। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ी बात यह है कि जो मांग की जा रही थी और जो बार बार उठती है मांग,
कि बैलेट पेपर से मतदान कराइए, बैलेट पेपर वापस लेके आइए, सुप्रीम कोर्ट ने उसे सिरे से खारिज किया है, बोला ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरी बात जो की जा रही थी एक विकल्प के रूप में कि वीवीपैट की पर्चियां निकलती हैं वो वोटर के हाथ में दे दी जाए, वो अभी पर्ची जो है वो आप देख सकते हैं लेकिन वो नीचे गिर जाती है, आपको दी नहीं जाती है जब आप मतदान करते हैं, तो वो पर्ची वोटर के हाथ में दी जाए और वोटर उसको जाकर एक बॉक्स में डाले और बाद में गिना जाए, सभी पर्चियों को गिना जाए। यानी अगर एक लोकसभा सीट में 20 लाख मतदान हुआ है तो 20 लाख पर्चियों को गिना जाए, ये मांग की गई थी। ऐसी तमाम मांगे की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उन सब को ठुकरा दिया है। तो ना तो वीवीपैट की पर्चियां गिनी जाएंगी, ना उन्हें वोटर के हाथ में दिया जाएगा और बैलेट पेपर का तो सवाल ही नहीं है। अब बात उठती है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया क्या, सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि एक तो चुनाव आयोग से कहा है कि भविष्य में विचार करें, यह सुझाव है, यह निर्देश नहीं है, कि जो पर्चियां जो निकलती हैं अभी वीवीपैट की, क्या उसमें कोड डाला जा सकता है, बार कोड, और वो जो बार कोड है उसके चलते मैनुअल तो काउंटिंग ना हो लेकिन किसी मशीन में डालें। अगर ऐसी काउंटिंग की नौबत आए या भविष्य में इस पर विचार किया जाए तो पर्चियों पर क्या कोडिंग हो सकती है, चुनाव आयोग को विचार करना, यह कोई आदेश नहीं है। पहला। अब निर्देश क्या है, निर्देश दो हैं। एक सिंबल लोडिंग यूनिट होती है जिसके जरिए ईवीएम मशीन में सिंबल डाले जाते हैं और जो वीवीपैट मशीन होती है उसमें सिंबल डलते हैं कि कौन से आपने जो बटन दबाया उसका सिंबल क्या है, जो पर्ची छपती है। तो एक सिंबल लोडिंग यूनिट होती है, उसे अभी सील नहीं किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको भी ईवीएम के सारे सिस्टम की तरह सिंबल लोडिंग यूनिट को भी 45 दिन तक सील रखें ताकि कोई चुनाव याचिका आए तो इस पहलू की भी जांच कर ली जाए कि क्या इस मशीन में कोई दिक्कत थी, क्योंकि ये मूल वोटिंग का ये पार्ट नहीं होता है। जब आप मतदान देने जाते हैं तो वहां पर एक कंट्रोल यूनिट होती है, एक बटन यूनिट होती है जिसका बटन आप प्रेस करते हैं और एक वीवीपैट होता है जो प्रिंट करता है पर्ची को। तो इनको तो सील रखा जाता है, सिंबल जब लोड होते हैं वो वाली मशीन को नहीं रखा जाता है सील। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको भी सील रखें ताकि कोई विवाद से बचा जा सके। और दूसरी बात जो सबसे अहम बात है, जिस दिन नतीजा आएगा किसी भी चुनाव का, उस दिन अगर दूसरे या तीसरे नंबर का जो उम्मीदवार है, ये नहीं कि कोई निर्दलीय खड़ा हुआ जिसको सबसे पीछे 100 वोट मिले हैं पूरी सीट में, उसको ये अधिकार नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सेकंड और थर्ड नंबर पे जो लोग आए हैं जो जीत नहीं पाए, वो चाहे तो दोबारा जांच की मांग कर सकते हैं। ऐसे में होगा क्या, एक बर्न्ड मेमोरी होती है, जो ये सिस्टम होता है उसकी एक मेमोरी होती है जो जिसको नष्ट कर दिया जाता है बाद में, उसकी जांच इंजीनियर करेंगे। पांच ईवीएम या वीवीपैट की जांच होगी, ऐसा नहीं है कि पूरे मशीनों की सबकी जांच होगी, 5 की जांच होगी। खर्च इसका उम्मीदवार को खुद उठाना पड़ेगा। अगर गड़बड़ी पाई गई जैसा कि वो आशंका जता रहा था उम्मीदवार, तो उसके पैसे लौटा दिए जाएंगे, दोबारा मतदान होगा, जो भी बातें होनी होंगी वो होगा। लेकिन अगर गड़बड़ी नहीं पाई गई तो वो खर्चा उसको ही करना पड़ेगा। तो ये एक अधिकार जरूर सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया है। जो अच्छा निपुण, बिल्कुल छोटे में बताइए, ब्रेक का वक्त हो गया है, बिल्कुल छोटे में बताइए, चूंकि बीच मतदान में निर्णय आ रहा है और इसे एक राजनीतिक मुद्दा भी बनाया गया था, इसलिए मैं पूछ रहा हूं छोटे में कि जो लोग इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे थे, जो लोग बार बार सवाल खड़े कर रहे थे इस पर कि भाई बैलेट पेपर से ही चुनाव हो, व्यवस्था में गड़बड़ी है, उनके लिए झटका है। बिल्कुल उनके लिए झटका है, क्योंकि 2019 में भी इसी तरह की मांग उठी थी और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए थे और बार बार सुनवाई के दौरान भी और फैसले में भी कहा था कि एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग जो अपने कर्तव्य का निर्वहन करती है, इस तरह से उसके बारे में aspersions कास्ट करना, आशंकाएं फैलाना, ये गलत है और कोई सड़क चलता जेब कतरा नहीं है। आगे इस पर बात करेंगे, ये महत्वपूर्ण बात आपने बताई है, इस पर आगे बात करेंगे। अंकित गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दूसरे चरण का जो मतदान चल रहा है उससे जुड़ी जानकारी भी तस्वीर के साथ आगे आप तक हम पहुंचाते रहेंगे।